जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो आज ये हमारी हिस्ट्री की 3rd क्लास है और जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद बैटल ऑफ चंदावर में उसने जयचंद को हराया, जिसमें कि उसके 4 खास गुलाम थे, उसने मदद करी थी। जो उनके 4 खास गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी की भी डेथ हो गई थी जाटों के द्वारा आक्रमण होने पे। उसके बाद जो भी मोहम्मद गौरी का सिंहासन था या फिर जहाँ तक भी उसका राज्य फैला हुआ था वो 3 हिस्सों में बट गया। वो हिस्सा था कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा भारत मिला कि भारत पे राज जो है या फिर जो भी सिंहासन होगा वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का होगा। और यल्दौज को मिला था गजनी और कबाचा को मिला था काबुल और कंधार। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि इसके आगे की जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 हिस्सों में। एक होगा दिल्ली सल्तनत और दूसरा होगा मुग़ल साम्राज्य। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत, जो सल्तनत वर्ड है ये निकला है सुल्तान वर्ड से, और जो सुल्तान है ये राजाओं को कहा जाता था। वो उन राजाओं को सुल्तान कहा जाता था जिन्हें बगदाद के खलीफा के द्वारा एक उपाधि के तौर पे नाम दिया जाता था। इसी वर्ड से, सुल्तान वर्ड से ही ये सल्तनत वर्ड निकला है और जो कि दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। और इसका इतिहास 1206 से लेकर 1526 तक का है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद भारत का जो उत्तराधिकारी बनना था वो बनना था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला चेंज ये किया कि उसने राजधानी दिल्ली हटाकर उसने लाहौर कर दिया, कि उसके बाद से जो राजधानी है वो लाहौर जानने लग गया। वो ऐसा इसलिए किया क्योंकि मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो राजा की उपाधि नहीं लेना चाहता था। वो ये सोचता था कि मैं गुलाम हूँ तो मैं राजा के स्थान पर कैसे आ सकता हूँ। लेकिन लाहौर में जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो उन्होंने समझाया कुतुबुद्दीन ऐबक को कि अगर अब हमें अपने धर्म का प्रचार करना है और अगर हमें अपने धर्म को फैलाना है दूर दूर तक, तो जो राजा है वो भी इस्लाम धर्म का ही होना चाहिए। तो लोगों के कहने में ही और उनकी बात समझने पर ही फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा का स्थान लिया और इसीलिए फिर उसने लाहौर को राजधानी बनाया। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसीलिए उसने लाहौर में लोगों को लाखों रुपए का दान दिया। काफ़ी रुपए, लाखों के नाम, मतलब कि उस समय तो पैसे तो थे नहीं, लेकिन एक समझने के लिए मैं लाख रुपए वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। उसने लाखों करोड़ों रुपए उस समय जनता में बंटवाया, इसीलिए जनता खुश होकर उसे लाख बख्श की भी उपाधि दी कि अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानेंगे। कुतुबुद्दीन एक ऐसा राजा था, या बोल लीजिए कि एक लौता ऐसा राजा था जो राजा होने के बावजूद भी वो कभी भी राजा की गद्दी पर नहीं बैठा। वो हमेशा एक सेनापति के गद्दी पे ही बैठा, क्योंकि उसका मानना था कि मैं एक गुलाम रहा हूँ तो मेरा कोई हक बनता ही नहीं है कि मैं राजा की गद्दी पे बैठूँ। और वो कभी भी कोई भी फैसला लेता था तो वो एक सेनापति समझकर ही लेता था और वो अपने आप को एक सेनापति मानता था, इसीलिए उसने अपने आप को सिपाह सलाहर की उपाधि दी। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम पर ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था।
जो कि आपने देखा भी होगा कि वो दिल्ली में है। लेकिन ऐसा क्यों कि मतलब उसने कुतुब मीनार का निर्माण क्यों करवाया, कुछ सोचा होगा तभी तो उसका रीज़न ये था कि वो ये चाहता था कि हमारे धर्म का प्रचार खूब हो, और इसीलिए वो कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था कि ताकि वो कुतुब मीनार की सबसे ऊंची चोटी पर अजान करवाए और उसकी जो आवाज़ है वो पूरे मतलब जहाँ तक फैल सके उतने लोग सुने और वो लोग उनके धर्म के बारे में जाने, समझे और अपनाए। तो इसीलिए वो चाहता था कि कुतुब मीनार बने। लेकिन अफसोस कि जब तक कुतुब मीनार बनता उसकी डेथ हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन की जो डेथ हुई थी वो ऐसे हुई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पोलो खेलने का बहुत शौक़ था और हिंदी में उसे चौगान बोलते हैं। तो उसको ये खेलने का बहुत शौक़ था। लेकिन अफसोस एक बार ऐसा हुआ कि वो अचानक से घोड़े से गिर गए और उनकी डेथ हो गई। इसी कारण उन्होंने भारत पे शासन सिर्फ और सिर्फ 4 साल ही किए और उनका जो कुतुब मीनार बनवाने का जो सपना था वो भी अधूरा रह गया। लेकिन कुतुब मीनार कंप्लीट कराने का जो सपना था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो सपना पूरा किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश वह व्यक्ति था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था, और जो बदायूं है वो अभी यूपी में है। तो उन्होंने गवर्नर बनाया था। फिर इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन की जो डेथ हुई थी वो हुआ था 1210 में। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो बना उसका बेटा आराम शाह। लेकिन ये बात इल्तुतमिश को बिल्कुल नहीं भाई। उसने ये सोचा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी तो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और मैं भी गुलाम हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो उस हिसाब से तो मुझे बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो गुलाम बना है, अगर वो गुलाम बना था तो फिर मेरा नंबर अब आना चाहिए। तो इसी वजह से एक बहुत ही जाना माना युद्ध हुआ, जिस युद्ध को कहते हैं जूड़ का युद्ध। ये युद्ध हुआ था आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, और इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो 1211 में इल्तुतमिश ने राजगद्दी पर बैठ गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठा और साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस लाए और कैसे शासन किया। तो अब हम पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश को जो है सुल्तान की उपाधि मिली थी, और मैंने अभी आपको बताया है कि जो सुल्तान की उपाधि है वो मिलती थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा, और उनके द्वारा ही इल्तुतमिश को ये उपाधि मिली थी। और इसीलिए बगदाद के खलीफाओं के द्वारा जो सबसे पहला सुल्तान की उपाधि है वो मिला था इल्तुतमिश को। लेकिन मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो सुल्तान की उपाधि है वो मोहम्मद बिन कासिम को भी मिला था, लेकिन उसको जो मिला था वो बगदाद के खलीफाओं के द्वारा नहीं मिला था। उसने अपने आप को ज़बरदस्ती कहलवाया था। इसीलिए जो रूल के हिसाब से होता है वो पहला सुल्तान नहीं हुआ। इसीलिए सबसे पहला जो सुल्तान कहलाया और जो हुआ एग्जैक्टली में वो था इल्तुतमिश। फिर इसके बाद 1216 में हुआ यूँ कि जो यल्दोज था, यल्दोज जो कि राजा था गजनी का, उसने ये सोचा कि जो इल्तुतमिश है वो भारत पे राज कैसे कर सकता है, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी है उसका गुलाम था यल्दोज, तो उसका हक बनता था और उसके मन में लालच आ गया था कि भाई मैं करूँगा वहाँ पे राज। तो इसी के कारण फिर एक जाना माना युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि इससे पहले भी तराइन में 2 युद्ध हो चुके थे। तो अब हुआ था तीसरा तराइन का युद्ध, और जो कि हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में, और इसमें इल्तुतमिश ने यल्दोज को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद इल्तुतमिश के शासन में ही एक घटना हुई। वो घटना ये थी कि 1221 में चंगेज़ खान, जो कि मंगोलिया का रहने वाला था और जिसके बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा, तो उसका भारत में आक्रमण हुआ। पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में और भारत पर का मतलब क्या होता है। भारत पर का आक्रमण ये हुआ कि वो आता और आक्रमण करता, इसीलिए क्योंकि उसको भारत पे मतलब लोगों पे राज करना था या फिर भारत पे अपना कब्जा करना था। लेकिन उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया, उसने भारत में आक्रमण किया। भारत में आक्रमण का मतलब ये हुआ कि उसने किसी विशेष व्यक्ति को मारा और वो चला गया। तो हुआ यूँ था कि चंगेज़ खान की भाई की हत्या एक व्यक्ति ने करी थी जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, और वो हत्या करके भारत आ गया और उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी। फिर उसके बाद ये बात जो है चंगेज़ खान को पता चल गया कि जो जलालुद्दीन है वो इल्तुतमिश से मदद मांगने के लिए गया हुआ है। तो उसने एक संदेशा भिजवाया कि अगर तुम जलालुद्दीन मंगबरनी की अगर थोड़ी सी भी मदद करते हो तो मैं भारत आकर और मैं तुम्हारे सारे के सारे सल्तनत को बर्बाद कर दूंगा, जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम उसकी मदद नहीं करते हो तो मैं भारत आऊँगा और सिर्फ जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करूँगा और वापस चला जाऊँगा। ये बात इल्तुतमिश को अच्छे से पता था कि जो चंगेज़ खान है वो काफ़ी खूंखार व्यक्ति था। उसने करीबन 4 करोड़ लोगों को मार चुका था और उसे पता था कि अगर उसने भारत पे अटैक किया तो शायद कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया और उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद करने से मना कर दिया। तो हम इल्तुतमिश को इस बात का श्रेय दे सकते हैं कि अगर वो उस वक्त सही फैसला ना लेता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ना जाने चंगेज़ खान कितनों लोगों को मार चुका होता। अब हम जानेंगे कि इल्तुतमिश ने अपने राज में क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या बदलाव आए। तो उसने सबसे पहले उसने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के को टका कहते थे और जो कि बांग्लादेश में अभी भी वहाँ पर सिक्कों को टका के नाम से ही जाना जाता है। और साथ ही में उसने तांबे के सिक्के चलवाए जिसको जीतल कहा जाता था। तो ये 2 सिक्के जो है इल्तुतमिश ने अपने राज में चलवाए। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा शुरू करवाई। इक्ता प्रथा का अर्थ था कि जो भी युद्ध हुआ करती थी जिसमें इल्तुतमिश और उनकी सेना मिलके जो भी युद्ध लड़ते थे और जब वो जीत जाते थे तो जो भी वो कब्जा करते थे, जैसे मान लीजिए धन पे कब्जा किया चाहे ज़मीन पे कब्जा किया, जो भी वो जीत कर लाते थे तो इल्तुतमिश वो अपनी सेनाओं में बांट देता था। तो जो सेना में बांटते थे तो वो इक्तादार कहलाते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ज़मीन जीत के लाया है, जीते हैं वो, फिर उस ज़मीन को वो अपनी सेनाओं में बांटते थे तो वो इक्तादार कहलाते थे। फिर हुआ ऐसा होता था कि जो इल्तुतमिश है वो अपनी सेनाओं को मतलब सैलरी वगैरह तो देते नहीं थे, तो जो इक्तेदार मतलब कि जिनको ज़मीन मिलती थी वो उस ज़मीन पे रहने वाले लोगों से टैक्स वसूलते थे, कर लेते थे, फिर उसी से उनका जो भी घर वगैरह है वो चलता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में एक दल बनाई गई थी जिस दल का नाम था दल चालीसा। ये जो ग्रुप था ये था 40 लोगों का ग्रुप और इसे फ़ारसी भाषा में तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता था। फ़ारसी भाषा में इसलिए क्योंकि उस समय फ़ारसी भाषा ज़्यादा यूज़ करते थे और जो उनकी पॉलिटिकल लैंग्वेज थी वो भी फ़ारसी थी। तो ये जो दल था ये था 40 लोगों का और जो कि एक तरह के वज़ीर होते थे और इन 40 लोगों को 40 वज़ीर भी कहा जाता था। और जो इनके अधिकार थे या फिर बोल लीजिए कि जो भी इनकी पावर थी वो सब की सब इक्वल थी, ना तो किसी का ज़्यादा पावर था और ना ही किसी का
कम था। राजा के बाद जो भी पावरफुल व्यक्ति था वो था वजीर। आज की भाषा में बोला जाए तो वजीर एक तरह का प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि आज के टाइम में राजा तो कोई नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर है, तो जो वजीर है आज की भाषा में हम उसको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। इसके बाद 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया और साथ ही में लाहौर की जो राजधानी है वो लाहौर की बजाय दिल्ली को कर दिया गया, कि अब जो राजधानी है वो दिल्ली हो गई थी। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। जो बेटी का नाम था वो था रजिया। तो इल्तुतमिश के जो 4 बेटे थे, अक्सर ऐसा होता था कि किसी भी युद्ध में अगर उन चारों बेटों को भेजा जाता था तो वो हार जाते थे, लेकिन अगर उसी युद्ध में, जैसे कि फिर बाद में जब वो युद्ध होता था तो उसमें जब रजिया जाती थी तो वो जीत जाती थी। तो इसी बात से फिर इल्तुतमिश को ये पता चल गया था कि जो मेरे बेटे हैं वो किसी भी युद्ध में जीत नहीं पाते हैं, पर जो मेरी बेटी है वो काफ़ी होशियार है और सभी युद्ध जीत जाती है। तो इसीलिए उसने फैसला लिया कि जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो होगी मेरी बेटी। इसीलिए जो उनकी बेटी का नाम था वो रजिया बेगम था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया और साथ में सभी को बोला कि जो मेरा उत्तराधिकारी है वो मेरी बेटी होगी और ये रजिया सुल्तान के नाम से जानी जाएगी। फिर उसके बाद 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो गई और उनका जो मकबरा है वो कुतुब मीनार के परिसर में है। फिर उसके बाद बात ये आई कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा, तो उनके बड़े बेटे, मतलब कि जो इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था उनका नाम था रुकुद्दीन फिरोज शाह, जो कि उसने यह घोषणा कर दी कि जो पिता के डेथ के बाद उनका जो उत्तराधिकारी है वो अब मैं बनूंगा। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो ये बात जानती थी कि इल्तुतमिश ने यह घोषणा की थी कि जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो होगी मेरी बेटी। तो इसी वजह से जो उनके बेटे को है उनको बिल्कुल समर्थन ना मिला, उनकी बेटी को समर्थन मिला। इसीलिए फिर वहाँ की जो रानी बनी वो बनी रजिया। अब हम अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि कैसे रजिया सुल्तान ने शासन किया और साथ में कैसे ही उनके परिवार के लोगों ने ही उनकी हत्या करवा दी। तो आज की वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अब पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।